सो वेलकम एवरीवन इन आवर चैनल सीवीटी वर्ल्ड। और आज हमारे साथ सुनील हैं जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने इस बार सीयूईटी एग्जाम को क्वालिफाई किया है और जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जेएनयू उसमें अपना एडमिशन लिया है। तो सबसे पहले हम सुनील के बारे में जानेंगे। तो सुनील, अपने बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं। सर पहले तो मैं एजुकेशन जोन चैनल को थैंक यू करना चाहूँगा। दीपक सर को थैंक यू करना चाहूँगा, रमेश सर, कृष्णा सर, जो कि आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर मैंने ग्रेजुएशन एक ओपन यूनिवर्सिटी से किया था, इग्नू से किया था, और इसमें मेरा पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड था। मेरा 12th साइंस बैकग्राउंड था और ग्रेजुएशन मेरा ओपन से था, तो ये पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड था। तो मुझे इसकी तैयारी करने में टाइम मिल गई। मुझे जेएम पहले तो सीयूटी पीजी तो नहीं था, हम लोग ने जेएनयू को लेकर चला था पहले, लेकिन बाद में सीयूटी पीजी का इंफॉर्मेशन आया तो फिर मैं सीयूटी पीजी में लग गया। तो सर यही है इंट्रोडक्शन मेरा। और मैंने सीयूटी पीजी एग्जाम दिया, एजुकेशन जोन चैनल से तैयारी किया, बढ़िया से तैयारी किया, और सर इसमें अच्छा खासा रैंक भी लाया। और मेरा सिलेक्शन सीयूटी पीजी के हिसाब से रैंक मेरा 148 जनरल रैंक आया, और मेरा जो कैटेगरी रैंक है वो 48 रैंक है। तो मेरा सीपीएस में ट्रिपल एस ब्रांच में मेरा एडमिशन हो गया। तो आप बहुत सबका एजुकेशन चैनल का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत रमेश सर को बधाई। तो मैं थैंक यू बोल दिया था, लेकिन आपको और दीपक सर को बोलना रह गया था, तो अभी आपको, दीपक सर को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत बधाई और बहुत खुशी होती है जब हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट रमेश सर इतना मेहनत करते हैं, सबसे बात करना, सब कुछ करना। तो काफी खुशी होती है आप लोग का जब सिलेक्शन होता है। तो सुनील, आप अब जैसा कि आपने बताया कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी से किया था, है ना? हाँ। तो जैसे बहुत सारा ये मिथ भी रहता है लोगों के दिमाग में कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी से रहेंगे तभी हमारा जेएनयू में हो पाएगा। तो उस मिथ को आपने तोड़ा है। सबसे पहली बात तो ये, इसके लिए आपको जी बताएं आपने कौन कौन से बुक्स को फॉलो किया था और आपने मतलब किस प्रकार से पूरे जर्नी को देखा, क्या क्या चीजों को रेफर किया, कहाँ कहाँ से आपको हेल्प मिला, ताकि डिटेल में जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम देंगे इस बार, उनको एक हेल्प मिल पाए आपके जरिए। तो आप सबसे पहले बुक्स के बारे में बताएं कि कौन कौन से बुक्स को आपने फॉलो किया था और कौन कौन से मटेरियल को रेफर किया था। तो सर जैसे कि सब पॉलिटिकल साइंस ब्रांच वाले करते हैं, मेनली तो स्टैंडर्ड बुक तो वही है कुछ खास, जैसे ओपी गवा हो गया, फिर से शेफालीजा हो गया। तो मैंने सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बुक रिफर की थी। लेकिन सर कुछ कुछ जैसे कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स हो गया, तो कुछ स्पेसिफिक हो कि कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स में जेसी जौहरी बहुत मोटा आती है, तो उसमें पूरा नहीं पढ़ा मैंने, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक को पढ़ा। और सर वहां से शॉर्ट नोट्स बनाना, थर्ड रीडिंग किया, 3 बार रीडिंग किया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया। तो सर जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, तो सर पॉलिटिकल थ्योरी के लिए मैंने ओपी गवा को रिफर किया था। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गवा को रीडिंग किया था, 3 बार रीडिंग किया था। तीसरा बार में मैंने उसको शॉर्ट नोट्स बनाया, क्योंकि बाद में रिवीजन में टाइम लग जाता है, तो रिवीजन बहुत बड़ा इशू था। तो मैंने पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गवा से किया। फिर डब्ल्यूपीटी के लिए मैंने शेफालीजा एक बार पढ़ा था, और एजुकेशन जोन्स का नोट था बढ़िया, तो एजुकेशन जोन का नोट्स मैंने यूज किया। एजुकेशन जोन रिवीजन में बहुत ज्यादा, मतलब एक खास बात यह है कि रिवीजन में टाइम बहुत कम हो जाता है। मतलब अगर नोट्स बना बनाया मिल जाता है तो रिवीजन में टाइम बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो आईपीटी के लिए भी मैंने एजुकेशन जोन का ही नोट्स को यूज किया था, और उससे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स एजुकेशन जोन का जो नोट्स था उसमें मैंने ऐड किया था। मैंने ऐड किया था ओपी गवा से पढ़कर, उसमें नोट्स में मैंने ऐड किया था। और इसके लिए और भी मैंने एक स्पेसिफिक चीज और पढ़ा था, जो कि शुभ्रा रंजन मैम का नोट्स पढ़ा था मैं। तो शुभ्रा रंजन मैम का नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, थोड़ा मोटा आता है, लेकिन अगर 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो बहुत ज्यादा, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होता है, जो जो स्टैंडर्ड बुक से बनाया गया हो नोट्स, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो सुबह हम तो जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उसको, तो जूनियर्स हो या मेरे जो कॉलीग्स है जो नहीं हो पाया, उनको बोलेंगे कि शुभ्रा रंजन मैम का नोट जो है पॉलिटिकल थ्योरी का, आईपीटी का जो भी है, तो एक बार शुभ्रा रंजन मैम का नोट्स को जो है उसको एक बार जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में दिया गया है और बहुत ही अच्छा से समझाया गया है। और
आयर के लिए मैंने बेलिजन स्मिथ पहले प्रिफर किया था। मैंने आपसे भी पूछा था कि सर इसको कैसे मतलब समझा जाए, क्योंकि जो उसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा टफ है। मतलब पहली बार जो बिगिनर्स है, जो आईआर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा टफ होने जा रहा है। तो आपने आईआर को बहुत अच्छा से पढ़ाया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और उसके लिए मैंने बेलिज स्मिथ तो मैंने बुक ला रखी है, बुक्स ला कर रखी हुई है, आधा पढ़ी है। लेकिन फिर मैंने रमेश सर ने एंड्रयू हेवुड का पीडीएफ भेजा था, तो मैंने पीडीएफ को खोल के देखा था। तो बहुत मुझे सिलेक्टिव बहुत ही सिंपल वे में बताया गया था उसमें। तो मैंने फिर एंड्रयू हेवुड को शिफ्ट किया, उसमें गया पढ़ा, और उसमें पढ़ा तो मुझे समझ में आया। और आपका जो मैप आपने कराया था लास्ट में, जो मैप ग्लोबल पूरा मैप कराया था इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। और जितना जियो पॉलिटिक्स के लिए आपने समझाया था, लास्ट में स्पेशल क्लास रखा था मैप्स के लिए, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। फिर और आयर में तो मैंने ये बुक खरीद के रखा, लेकिन बेलिज स्मिथ को ज्यादा नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, वैसा वाइब्स ही नहीं मिला था पढ़ने वाला। तो मैंने एंडी ह्यूबिट को मैंने फॉलो किया उसमें। और डब्ल्यूपीटी और आईपीटी सब तो ये दीपक सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, अभी तो है नहीं सर, तो थैंक यू इस चैनल के माध्यम से मैं बोल देता हूँ। सर तो यहीं पे रहते, प्लेटफॉर्म के हिस्सा है तो। और सर कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स जहां तक है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स जेसी जौहरी मैंने खरीद कर लाया था, ये बुक खरीद कर लाया था, इतना मोटी बुक है, लेकिन मैंने इसको पूरा ज्यादा नहीं पढ़ा, सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ा है, इसको पूरा नहीं पढ़ा। सिलेक्टिव टॉपिक जैसे सर हो गया, पॉलिटिकल कल्चर हो गया, इससे पढ़ लिया, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन सिस्टम जो हो गया इंडिया का वो पढ़ लिया, जो पॉलिटिकल कल्चर है वो सब मैंने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो सिलेक्टिव टॉपिक था, मोटा मोटा बुक्स, तो मोटा मोटा बुक्स लोग टाइम लग जाता है, इसलिए ज्यादा प्रीफर नहीं करते, लेकिन सिलेक्टिव टॉपिक मैंने पढ़ा था। और ये था कि ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई टॉपिक में दिया हुआ नहीं था। सीयूटीपीजी का सिलेबस देखा जाए तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग ने जेएनयू की पहले तैयारी कर रखा, जेएनयू के सिलेबस से पहले चल रहे थे, पहले जेएनयू की सिलेबस से चल रहे थे, तो पावर मैंने पढ़ रखा था, तो वो हेल्प किया, क्योंकि सिलेबस में था नहीं। तो एक तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन है एक तरह से अरबिट ही हुआ, तो उसके लिए जो पहले से पढ़ा था तो वो काम आ गया। 2-3 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी ने पूछ लिया था, तो वो आराम से बन गया था। और सर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था, आपने ही पढ़ाया है लक्ष्मीकांत, तो आपको थैंक यू। और सर सब चीज के लिए एक चीज मैंने ज्यादा प्रीफर किया, क्योंकि सर रिवीजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैंने ट्वीट करके नोट्स बनाता था, छोटा छोटा पेज में ट्वीट करके नोट बनाता था, शॉर्ट नोट्स, जो कि रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ। और यही कहना चाहूंगा कि जो स्टैंडर्ड बुक है उसी को फॉलो कीजिए, और मल्टीपल सोर्स को रिफर करने से कोई फायदा नहीं है। एक सोर्स पहले जो पढ़ना है वो पहले सिलेक्ट कर लीजिए, उसी सोर्स को मल्टीपल रिवीजन कीजिए। और बहुत सारा टेलीग्राम पे बहुत सारा पीडीएफ भी है, जो अपने हिसाब से चूज कीजिए पीडीएफ, जो सिलेबस के हिसाब से, और उसको रिवाइज कीजिए। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नेट जेआरएफ के लिए सर आपने फोर्स किया था, मतलब एक तरह से कि नेट जेआरएफ का मॉक लगाते जाओ। और एजुकेशन जोन का जो मॉक टेस्ट सर ने लिया था, बहुत सारा टेस्ट, वीक में एक टेस्ट लेते थे आप लोग, तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्प किया मॉक टेस्ट। तो नेट जेआरएफ को तो मैंने ऐसे पढ़ा कि पहले टेस्ट दे दिया था, और टेस्ट देने के बाद टेस्ट का मैंने जो टिटबिट्स करके शॉर्ट नोट्स बनाया था, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल किया, मतलब बहुत ज्यादा मदद किया वो। वही है सर, यही मतलब अगर एक सोर्स में चिपके रहोगे, अगर एक ही सोर्स को मल्टीपल सोर्स, पहले सिलेक्शन आराम से कर लो, सोर्स सिलेक्शन में टाइम लगाओ, लेकिन एक सोर्स में चिपक जाए, उसके बाद आराम से उसी को रिवीजन करो, उसी से फिर शॉर्ट नोट्स बनाए, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको मल्टीपल रिवीजन करो, और मल्टीपल रिवीजन के पागल की तरह मॉक टेस्ट लगाते जाओ, बिल्कुल आराम बिल्कुल, से निकल जाए। बहुत तो डिटेल में सर बताया यही सुनील सोर्स। आपने। और काफी मतलब मुझे लगता है कि जो भी बच्चे तैयारी करेंगे इस बार उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा आपने जो ये सारी चीजें बताई। और जो आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट आपने जो बात कहा कि मल्टीपल रिवीजन करो, अपने सोर्स को लिमिट हाँ, करो। और मल्टीपल रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लास में आप लोग भी जब भी कॉल करते हो या करते थे, तो हमारा भी बस यही रहता था कि
एक सोर्स से स्टिक करो, जो चीजें एकदम से आपको एक ही सोर्स से करनी है और उसको बार बार पढ़ो, है ना। तो काफी मतलब कि आपने इंसाइटफुल बात करी। मैं दूसरा बात ये आपसे पूछना चाहूंगा कि एक फियर सा रहता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के रहते हैं, हिंदी माध्यम के रहते हैं, तो उनमें एक फियर सा, क्लास में आपने भी देखा होगा कि सर हम कैसे करेंगे, इतना कंपटीशन है। तो आपने तो चूंकि वो स्ट्रगल किया है, आपने पढ़ा है, चीजों को बहुत अच्छे से समझा है, तो उन वैसे स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन सबको क्या करना चाहिए अपने इस प्रिपरेशन के दौरान? अब ऐसे तो फियर साइकोसिस रहता ही है, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड बुक है वो सब इंग्लिश में है, तो उन लोगों को तो प्रॉब्लम होता ही है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो बेसिक बुक्स है, बेसिक्स के लिए तो आपको इंग्लिश पर ध्यान देना ही पड़ेगा, थोड़ा बेसिक्स पढ़ने के लिए इंग्लिश पे ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन पहले जेएनयू था, जेएनयू में तो इंग्लिश मीडियम में होता था, लेकिन सीयूटी पीजी जब आया तो एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया सबको। सीयूटी पीजी एक फायदा इससे हुआ, ये हुआ कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया, क्योंकि सर पहले बस इंग्लिश में एग्जाम होता था तो बच्चों से बहुत प्रॉब्लम होता था। अब जो है कि लैंग्वेज में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ गया, आप हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हो एग्जाम से पहले। तो सर मुझे नहीं लगता है कि अब उतना ज्यादा इशू होने वाला है, क्योंकि ऐसे कुछ कुछ खास जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, वो इंग्लिश में है, लेकिन और भी बुक है जो हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, आप वो भी बुक पढ़ सकते हैं। बस अपना बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, बेसिक्स क्लियर करने के बाद आप कोई भी टेस्ट, मॉक टेस्ट दीजिए आराम से। आपका बस जो बुक्स है, जो मीडियम बस मैटर नहीं करता, मीडियम आपको बस यही चीज मैटर करे कि आपका बेसिक्स कैसे भी हिंदी हो या इंग्लिश, अपना बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। बेसिक क्लियर होने के बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। अब तो सीयूटी पीजी है तो लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, नॉर्थ साउथ जो डिवाइड था वो सबको हटा दिया है, तो अब हिंदी का कोई बैरियर ऐसा और इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं रहा। तो सीयूटी पीजी एक तरह से बहुत अच्छा काम किया है, ये हिंदी इंग्लिश को मतलब अपना चॉइस दे दिया है बच्चों के हाथ में कि आप हिंदी में अगर चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं एग्जाम, अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं। बस वही है कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है जो कि इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो बच्चे प्रिफर करते हैं इंग्लिश को। तो थोड़ा सा डर रहता है, जैसे हमारी बैच में बहुत सारे स्टूडेंट थे, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारा है जो कि हिंदी मीडियम से है, और उसने भी बहुत सारा अच्छा रैंक लाया है। जैसे अपना ही बैच में सर आप देख लो, सोशल साइंस में मतलब लगभग 58 बच्चा ने, मतलब सोशल साइंस खाली देखा जाए तो बस 58 बच्चा इस जोन एजुकेशन जोन से निकाला है। तो उसमें बहुत सारा ऐसे है जो कि जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस भी नहीं था पहले, और ऐसा भी है कि वो हिंदी मीडियम भी तब भी निकाले है। तो ऐसा कोई मैटर डरने की बात नहीं है, बस मैटर लैंग्वेज का यही आता है, बस अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। बेसिक अगर क्लियर हो जाता है तो फिर इशू नहीं रह जाता है, लैंग्वेज इशू नहीं रह जाता है। तक आप मॉक टेस्ट लगाते जाइए और उससे शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, और क्वेश्चन तो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल अब करा ही दिया है सीयूटी पीजी, तो बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल। सीयूईटी पीजी के बाद जो है अब हिंदी इंग्लिश दोनों का मतलब एकदम इक्वल हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस दे रखा है। और इस बार तो हमने भी अपने नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सब हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से निकाले हैं। तो अब कोई मतलब डरने की बात ऐसी नहीं है, है ना, एक इक्वल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल रहा है, सारे बच्चों को मिल रहा है। इवन जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उन बहुत हाँ सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है, ऐसे बच्चों ने जिनका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं था, है ना। तो हाँ, ये तो है, ये बहुत सारे बच्चा ऐसा भी है जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं था। मैं तो सरप्राइज था, मेरे फ्रेंड्स, मैंने जेन्यू में मिला उनसे, तो बोले आपका ब्रांच भी नहीं, मतलब पीछे बैकग्राउंड भी नहीं है, फिर भी आप निकाल लिए, क्या मतलब क्या सीख रहे थे? तो यही बस सिलेबस से स्टिक रहो, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस से स्टिक होकर मटेरियल उसको पढ़ लिया, और जो भी सिलेबस था उस अपना स्टडी से निकाल लिया। तो अब इतना मैटर नहीं करता, इंग्लिश हो या हिंदी हो मैटर नहीं करता, बैकग्राउंड कोई भी हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। सिलेबस से स्टिक रहो, और सिलेबस से स्टिक रहने के बाद वो जो सोर्स है उसको मल्टीपल रिवीजन और मॉक टेस्ट देते रहिए, तो आराम से निकल जाएगा, उतना डरने की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार आप अपना ये स्ट्रेटजी अच्छे से बता दें कि आपने नेट जेआरएफ के पेपर को कैसे पढ़ा था, उसके नोट्स कैसे बनाए थे, क्योंकि आपको पता है हमने आपके बैच में भी और अभी भी जो हमारे बैच चल रहे हैं उसमें भी हमने बार बार यही कहा है कि नेट जेआरएफ के पेपर को अच्छे से लगाओ, क्योंकि वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो आपने नेट जेआरएफ के पेपर को कैसे सॉल्व किया था, उसके कैसे नोट्स बनाए थे और वो कहां तक हेल्पफुल था, ठीक है, ये इस पे थोड़ा आप बात करें।
तो नेट, जहां तक कि नेट जेआरएफ की बात हो तो सर मैंने नेट जेआरएफ की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक था वो मंगा लिया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स मंगा लिया था, और उसमें क्या था कि मैंने पहले तो शुरू से स्टार्ट किया, 2012 से मैंने स्टार्ट किया था। जितने साइकिल में होते थे, एक साल में 2 साइकिल होते थे, सब मैंने लगाया। तो क्या होता था कि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के हिसाब से उसके 4 ऑप्शन आते थे। 4 ऑप्शन थे, तो मान लीजिए कि कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बस मैं वही करेक्ट ऑप्शन पे नहीं देखता था कि जो बाकी 3 जो इनकरेक्ट है उसको भी मैं गूगल कर लेता था। और जो जो होता है ना पंच लाइन, जो मेन लाइन होता है, उसको मैं शॉर्ट नोट्स टिटबिट, मैंने बहुत सारा टिटबिट ऐसे भी बना रखा है। तो वो मेरे पास है अभी, मतलब वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो बनाते समय एक टेस्ट देने के बाद, वो एक टेस्ट को मैंने एक स्ट्रेटजी बना रखा था कि मान लीजिए कि 8 पेज है, तो 8 पेज का अगर टेस्ट अगर दे रहे हैं, तो 8 पेज को आधा पेज में चाहे 1 पेज का उसका नोट्स बना लेता था, मतलब शॉर्ट नोट्स, जो कि हम मुझे समझ में आए। दूसरों को समझ में आया कि नहीं आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आता था, रिवीजन टाइम में तो पूरा दिमाग में क्लिक कर जाता था। तो शॉर्ट नोट्स में, और गूगल इसलिए करता था कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन था, वो इनकरेक्ट ऑप्शन बाकी दूसरे क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो मैं उसको गूगल करके उसके बारे में कुछ देख लेता था, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता था मुझे उसको लिख लेता था। लिखने के बाद बस वही इसी को रिवीजन किए। और और ऐसे भी यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल भी है, नेट जेआरएफ के रिलेटेड भी बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब वीडियो देखते जाओ, उस पर टाइम वेस्ट करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को प्रीफर कीजिए, बहुत सारा है, लेकिन उस पर उतना टाइम नहीं दीजिए। उसको मॉक टेस्ट की तरह लीजिए, मॉक टेस्ट जैसे होता है उसकी तरह लीजिए, और उससे जो करेक्ट आंसर है। और उसका जो नेट जेआरएफ वाला में एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट ये था कि पीछे में आंसर दिया हुआ था, एक्सप्लेनेशन, आंसर विथ क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन था। तो एक्सप्लेनेशन बहुत सारा चीज दिया था, तो एक्सप्लेनेशन को मैंने हाईलाइट करके रख रखा था। और हाईलाइट करने के बाद दूसरा अटेम्प्ट में मैं हाईलाइट पोर्शन था, उससे मैं हाईलाइट पोर्शन करके फिर उसको शॉर्ट नोट्स बनाता था। तो ये बहुत ज्यादा जो ये टैक्टिक्स है पढ़ने का, ऐसे तो मोटा है वो, लेकिन जो टैक्टिक्स अगर ये यूज टैक्टिक्स करते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है। बिल्कुल सुनील। और आपने देखा भी होगा कि हम शुरू से थ्रू आउट द कोर्स आप लोग को यही बोलते आ रहे थे, चाहे वो हम हो, रमेश सर हो, दीपक सर हो, तो हम लोग का बस यही कहना था कि अगर आप सिंगल सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो, नेट जेआरएफ के पेपर को अच्छे से सॉल्व करके, ऐसे होता है ना कि अपना तो एफर्ट देना पड़ता है। देखो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वो एक मीडियम का काम करता है। जैसा कि आपने बताया कि सर वो किताबें काफी हार्ड होती है पढ़ने के लिए, चाहे वो आप ओपी गावा को ले लो या बिली सन स्मिथ को ले लो, तो वहां पे हम एक मीडियम का काम करते हैं कि हम उसको थोड़ी आसान भाषा में लोगों को समझा देते हैं। पढ़ना तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही को है। तो और आपने देखा कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, आपने तो लाइव देखा है ये सब चीज। तो आपका ये फाइनल मैसेज, जो मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, कि आप जो अभी के स्टूडेंट हैं उनको फाइनल क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपनी प्रिपरेशन को अभी से लेके एग्जाम तक कैसे रखे कि उनका सिलेक्शन हो जाए अच्छी यूनिवर्सिटी में और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में। ये तो टफ नहीं है, मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल टफ नहीं है। मैं एक बात बता दूं कि मैं दिसंबर 2021 में मैंने ज्वाइन किया था, तो नेट जेआरएफ का मुझे एन पता नहीं था। ये मैं पूरा हार्डली बोल सकता हूँ कि नेट जेआरएफ का मुझे एन भी पता नहीं था। मैंने ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि ये नेट जेआरएफ कुछ होता है, ये मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ। तो सर ने पहली क्लास से जो ओरिएंटेशन क्लास लिया था, उसी टाइम से नेट जेआरएफ लगाते जाओ, सुब्रमण्यन मैम नोट्स को रिवीजन करते जाओ, हमारा नोट्स को रिवीजन करते जाओ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जो बेसिक्स जो बुक्स है, जो स्टैंडर्ड बुक है, बेसिक्स के लिए पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद सर नोट्स देंगे, उससे आप अपना उसमें अपना नोट्स गूगल करके चाहे बुक से अगर मिलता है तो उसमें ऐड ऑन करते जाइए। ऐड ऑन करने के बाद अपना जितना हो टिटबिट्स करके एक एक लाइन, वन लाइनर, और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको शॉर्ट नोट्स बनाने में काम कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाने का काम कीजिए। और शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो रिवीजन बहुत ही अच्छा तरीका से हो जाएगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि वो जितना बुक्स है वो मोटा मोटा बुक्स है, अगर उसको लेकर बैठिएगा तो एक भी महीना में रिवीजन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट, नेट जेआरएफ सर बोलते हैं जैसे वैसे करते जाइए। हम लोग ने किया, फल तो दिख ही रहे हैं, इतना सिलेक्शन हुआ, तो सर गलत नहीं बोलेंगे। तो
आप देख सकते हैं। आप नेट जेआरएफ पर ज्यादा ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट सर लेते हैं वीकली, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। नेट जेआरएफ फिजिकली कर पाते हैं, फिजिकल नोट्स में तो वो कर पाइए, अगर डिजिटली करते हैं तो वो कीजिए। और यूट्यूब वीडियो देखिए, डिबेट्स देखिए, जैसे मैंने संसद टीवी को बहुत ज्यादा, मतलब अब तो हैबिट हो गया। और संसद टीवी का जो पर्सपेक्टिव हो गया, ये सब बहुत सारा मतलब नॉलेज को ब्रोडेन करता है वो सब। तो जो डिबेट है वो सबको देखिए, तो वो से बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर सुनील। थैंक यू आपका। और एक बार फिर से रमेश सर का, कृष्णा सर जो कि आपको, और दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। सर को मैंने आपसे बोला ज्यादा था, खुशी। रमेश सर को बोला था कि सर सिलेक्शन हुआ तो मिठाई मेरे तरफ से रहेगा लेकिन अभी तक मिठाई मैंने नहीं खिलाया। अरे नहीं, हम लोग तो सर जेएनयू जब भी मिले। मिलेंगे। हाँ, नहीं नहीं, जेएनयू में होगी मुलाकात, तो बिल्कुल सारे लोगों से एक साथ मुलाकात होगी, जिन जिन का हम हुआ लोग ना। जेएनयू आते हैं कैंपस में, फिर हम सब आप सबको बुला लेंगे एक साथ। फिर वहां पे जो आप लोगों को करना है आप लोग करना, हम लोग को करना है हम लोग करेंगे। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर, एक मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत किया। मेहनत इसलिए किया क्योंकि 2021 से, दिसंबर 2021 से तो अभी तक, मतलब एडमिशन होने वक्त तक एग्जाम फॉर्म, हम लोग को तो एग्जाम फॉर्म भी मतलब इतना यूट्यूब वीडियो देखना पड़ता है कि कैसे भरा जाए, मतलब इतना सारे ऑप्शन होते। तो रमेश सर को जब भी फोन कर लो तब भी मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल है रमेश सर, स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब क्या ही बताएं, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल हेल्पफुल है। मतलब थैंक यू वेरी मच, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। बट अब हम ही नहीं, जितने चैलेंज पर जितने बच्चे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशन जोन प्लेटफॉर्म पर जितने भी बच्चे हैं, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होंगे आपसे, हम मुझे पता है। और सबका मुझे विचार लगता ऐसा है ही, कि हम क्योंकि बच्चों से बात होते रहता है, जो भी है ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो बात होते रहता है, तो पता चलता है कि इतना ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब तैयारी के दिन से और अभी तक जेएनयू में पहुंचाने तक, और आगे भी रहेंगे, मुझे पूरा उम्मीद बिल्कुल है। बिल्कुल, आपको जब भी जरूरत पड़े, बिल्कुल, हमने ये तो बोला ही है आपको। जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं भी है उनको भी रमेश सर ने बहुत गाइड हाँ, किया वो है थ्रू आउट उन्होंने द यूट्यूब डे। यूट्यूब वीडियो पर, यूट्यूब चैनल वीडियो पे, एजुकेशन जोन पर जो बच्चों नहीं भी है। हाँ बिल्कुल डियर, जिस तरीके से आपने ये सफलता हासिल की है, इसी तरीके से और मेहनत करते रहिए। अब आपका हो ही गया है, उसके बाद अब नेट का जो पेपर है उस पर ध्यान दीजिए, ताकि नेट क्लियर हो। उसी के साथ जैसे सेकंड ईयर में आ जाओगे तो फिर आप साथ में जीआरएफ भी निकालोगे, आराम से निकालोगे। आपके सामने सर है, एग्जाम्पल आराम से निकल जाएगा आपका हाँ जीआरएफ। सर, सर को मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, सर ने भी जेआरएफ निकाला, तो सर आपको थैंक यू और थैंक दीपक यू। सर को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। हाँ, तो यही सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और लाइफ में कभी भी हम लोगों की इंस्पायर जरूरत तो, पड़े तो आप सर फोन। इंस्पायर तो लिविंग इंस्पिरेशन सामने में है, तो हम लोग अभी से ही नेट जेआरएफ ऐसे तो दे रखे, तो आदत हो रखा है, तो थोड़ा अभी है तो चल ही रहा है, इसको कंटिन्यू करके करना चाह रहे हैं। अब कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो कंटिन्यू रखेंगे, वो सब जो एफर्ट है अपना कंटिन्यू रखना चाहते हैं, बस यही। बेस्ट ऑफ द लक सुनील, आपके सारे फ्यूचर के गोल्स आप अचीव करो ऐसे थैंक ही यू सर, हमेशा। थैंक यू वेरी मच। जो थैंक यू सर। चाहो एकेडमिक्स में, अगर आप अच्छा बनना चाहते हो उसमें अच्छा करो, यूपीएससी निकालना है यूपीएससी आप निकालो। मेहनत कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता ही है कि रिजल्ट मिलता ही है। सो अगेन थैंक यू। ठीक है, तो अब हम लोग थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।